Hi everyone, I'm Priyanka. I'll be teaching you the same unit of spectroscopy. So today we'll be talking about the Stark effect and the instrumentation of the microwave spectroscopy. Okay, so before going to the Stark effect, let us revise whatever we have discussed. So पिछले lecture में हमने कुछ numerical solve किए थे, right? Based on the diatomic molecule as a non-rigid rotor, and we have studied about the effect of isotopic substitution on the rotational frequencies. So जब भी हम किसी molecule में किसी atom को उसके दूसरे isotope से हम उसको बदलते हैं, तब उस molecule के रेडियस या फिर हम जो कहेंगे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट उसके मास में ज़रूर फर्क पड़ जाता है. Now, since the mass of the molecule changes, therefore its reduced mass also changes, and क्योंकि reduced mass mu is directly proportional to the moment of inertia, therefore the moment of inertia changes, and since moment of inertia is related to the rotational constant b, and hence there is an effect on the rotational frequencies. बराबर. इसीलिए हमको जब भी आप किसी आइसोटोप को सब्स्टिट्यूट करके किसी मॉलिक्यूल में उसका स्पेक्ट्रा निकालते हैं तो आपको स्लाइटली डिफरेंट स्पेक्ट्रा मिलता है, थोड़ा सा शिफ्टेड स्पेक्ट्रा जो है वो मिलता है. इसमें हमने एग्जाम्पल देखा था कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल का, राइट? Okay, so I hope you have revised and you don't have any doubts. So we'll now discuss what is the Stark effect. What do you mean by the Stark effect? So let us see what is it. So whenever a rotational spectrum is recorded in presence of strong electric field, ठीक है. So यहाँ पे ये एक important point है कि अगर आप किसी भी rotational spectra को strong electric field just a second आप किसी भी रोटेशनल स्पेक्ट्रा को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में अगर आप उसका स्पेक्ट्रम जो है वो कैरी आउट करेंगे या फिर स्टडी करेंगे, सो यू विल सी दैट द लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रा और द स्पेक्ट्रल लाइंस दे आर यूजुअली स्प्लिटेड, राइट, एज वेल एज दे आर शिफ्टेड. ठीक है. अगर आप किसी भी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम को उसका रोटेशनल स्पेक्ट्रा अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में उसको स्टडी करते हैं आप, तो आपको दिखेगा कि आपकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, जो रोटेशनल लाइंस हैं, वो स्प्लिट भी हो सकती हैं और शिफ्ट भी हो जाती हैं, राइट. ये जो इफेक्ट है ये सबसे पहले स्टार्क ने देखा था इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम. देयरफॉर दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज द स्टार्क effect. So we can say that the splitting and the shifting of the rotational spectra due to the presence of strong electric field is called as the Stark effect. राइट. जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है उसका स्प्लिटिंग और शिफ्टिंग हो रही है. क्यों? क्योंकि आपने स्पेक्ट्रा जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में कैरी आउट किया, इसीलिए, राइट. दिस इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्टार्क इफेक्ट जो है वो कहते हैं. इसको स्टडी करने के लिए वी विल सी कंसिडर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन द फिगर बिलो. सो यू कैन सी वी हैव अ डायटोमिक मॉलिक्यूल हियर. दिस इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन देम. ओके. So now here you can see M is nothing but the M, it is a projection along J, and here we have an external magnetic field, right? So here now the energy between the JM, right? We'll see what is it. So the energy, so what is happening? Okay. So the energy EJM in presence of the field, it is given by EJM is equals to EJ plus AJM plus half B square JM epsilon square. EJ हमको पता है EJ is nothing but the rotational energy, that is the energy of rotation in absence of the electric field. ठीक है. ये जो EJ है ये क्या है, दिस इज इन एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये जो EJM है दिस इज व्हाट, दिस इज इन प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम निकाल रहे हैं. ठीक है. हियर यू कैन सी द एनर्जी EJM इन प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. इट इज गिवन बाय EJM इज इक्वल्स टू EJ. EJ is the rotational energy in absence of electric field, and AJM and ये दो फैक्टर्स यहाँ पे हैं. So ये क्या है, AJM and BJM are the first and the second order Stark effects. ठीक है. क्या है ये, AJM जो है दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट, एंड BJM जो है ये क्या है, दिस इज द सेकेंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट. नाउ यू कैन सी हियर दैट हियर आर सर्टन कंडीशंस कि ये जो हमने देखा कि फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट है और सेकेंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट है, ये कब हमको मिलेगा. सो इफ द डाइपोल मोमेंट म्यू हैज द कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ J, वी गेट द फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट.
यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ मैं आपको अच्छे से समझा सकती हूँ. Let us take pen and let us change its color. Okay, so let me take it as red. So now ये जो mu वाला component है, if this mu component is along the J, right, then what happens? Then you will have the first order Stark effect, right? Whereas if this mu is perpendicular, like here you can see, right, the mu is perpendicular to J, then you will get the second order Stark effect. Okay, ये आपको बात ध्यान में रखनी है. So here you can see that if the dipole moment mu has a component along the direction of J, ठीक है, the dipole moment mu has a component along the direction of J, we get the first order Stark effect. And if mu is perpendicular to J, then second order Stark effect will be observed, right? So now the difference between the first order and the second order Stark effect lies in the dependence of the energy on the electric field, राइट. आपकी जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे कैसे डिपेंड करती है, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग डायपोल मोमेंट जो है वो या तो उसके अलोंग रहेगा या तो उसके परपेंडिकुलर रहेगा. Okay, no, so now for a linear molecule having no component of mu in the direction of J, मतलब J के डायरेक्शन में mu नहीं है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट नहीं है. फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट नहीं है मतलब A J M जो है ये नहीं है. So therefore now here we have EJM is equals to EJ, right? EJ is nothing but h upon 8 pi square IC J plus 1, ये हमको ऑलरेडी पता है, plus the second component over here. Okay. Okay, fine. So now here what, this is an equation of EJM, but यहाँ पे क्या है, यहाँ पे the mu in the direction of J is absent, मतलब this AJM वाला जो टर्म है ये absent है वहाँ पे. तो अब क्या रह गया, EJM is equals to EJ plus half B square J M E epsilon square जो ये बच गया. Now we know that EJ is nothing but h upon 8 pi square IC J plus 1 and the rest remains same. Okay, fine. Now the values of BJM, these are given by, this is the equation, B00 minus of 16 pi square IC mu upon 3H is equals to, upon 3H. This is when we have J is equals to 0, right? Lekin if we have the values of J, then the actual इक्वेशन becomes BJM is equals to, this remains same. यहाँ पे अपने पास एक नया कंपोनेंट है, that is 3m square minus of jj plus 1 divided by jj plus 1, 2j minus 1 and 2j plus 3 centimeter inverse. This is what? This is when j is not equals to 0. Right? Now splitting कैसा होता है ये मैं आपको आगे इमेज में दिखाती हूँ. So what are the selection rules? The selection rules for this also remain same. That is delta J is equals to plus minus 1 and delta M remains 0. Right? Now I'll show you the Stark effect over here. So now we have the values of J, that is 0, 1, 2 and so on. Right? So in our normal spectra क्या होगा, हमको इनकी इंडिविजुअल लाइन्स मिलेगी, राइट. फॉर j इज इक्वल्स टू 0 के लिए हमको एक सिंगल लाइन मिलेगी, j इज इक्वल्स टू 1 के लिए हमको एक सिंगल लाइन मिलेगी, j इज इक्वल्स टू 2 के लिए हमको एक सिंगल रोटेशनल लाइन जो है वो मिलेगी. बट अगर आप इसी को एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में अगर आप करते हैं तो क्या होगा, द 0 won't split but the rotational light at 1 will split as plus minus 1 and 0. Right? And j is equals to 2 will split into plus minus 1, plus minus 2 and 0. Right? So for j is equals to 2 के लिए हमको मिलेंगी 5 lines. That is plus 2, plus 1, 0, minus 1 and minus 2. For j is equals to 1 हमको 3 lines मिलेंगी, plus 1, 0 and minus 1. Right? So आपको lines कहाँ मिलेंगी, from negative value of j to positive value of j. That is, if j is equals to 1, you will get minus 1, 0 and plus 1. So you will get 3 lines, है ना. इसका मतलब ये है कि एक लाइन जो है वो स्प्लिट हो रही है 3 लाइन्स में. So during this process what will happen? The lines will get splitted also and they will get shifted also, right? Therefore, this is what we see in case of the Stark effect. Okay, so I hope you are clear with what is Stark effect. So Stark effect is nothing but the splitting of the spectral lines or the rotational lines in presence of the strong electric field,
right? That is what is called as the Stark effect. So now we'll move to the next part, that is the instrumentation, right? So while studying the instrumentation of the microwave spectrophotometer, we have the certain essential components of this. So here you can let us see them one by one. So the number one component of a spectrophotometer is the source and the monochromator, right? So here we use the reflex klystron. Okay, what is the source used here is we have the reflex klystron valve. This is the main source of the radiations in the microwave region. What happens here, ये जो klystron valve है ये ऐसे radiations emit करते हैं जो इतने narrow होते हैं कि इनको हमको मोनोक्रोमेटर लगा के मोनोक्रोमेटाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. वो इतने narrow होते हैं कि they themselves acts as the monochromator. इसीलिए हम यहाँ पे जो source use करते हैं that is the reflex klystron valve. Okay, so they usually give us the radiations that are in the range of the microwave region. Okay, so the source used here is the reflex klystron. Okay, then अब ये हमको मिल गया सोर्स, और सोर्स जो है यहाँ पे वो खुद ही मोनोक्रोमेटर की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए हमको एज यहाँ पे इन रेस को मोनोक्रोमेटाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है. The second part comes here is the beam direction, right? So what happens here, the radiations which are emitted by the klystron, it cannot be handled with the mirrors और the lenses. ठीक है. बीम डायरेक्शन मतलब क्या करते हैं, हम उनको फोकस करने की कोशिश करते हैं. तो ये जो रेडिएशंस आती हैं क्लिस्ट्रॉन से, उसको हम मिरर्स या लेंसेज की हेल्प से नहीं कर सकते हैं. इसलिए यहाँ पे हमको हॉलो मेटालिक कंडक्टर्स जो हैं वो यूज़ करने पड़ते हैं, राइट? व्हाट डू वी नीड टू यूज़, वी नीड टू यूज़ दी हॉलो मेटालिक कंडक्टर्स, राइट? ये जो हॉलो मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं, ये इनकी ज्योमेट्री जो है वो इस तरीके से होती है कि ये किसी भी रेडिएशंस को बहुत अच्छे से अपने अंदर से ट्रांसमिट कर सकते हैं टू द ग्रेटर एक्सटेंट. ओके, अच्छी तरीके से ये उनको ट्रांसफर कर सकते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं वेव गाइड्स, right? What are they called? These are called as the waveguides. So waveguides are nothing but these are the hollow tubes of copper or that of the silver of rectangular cross section inside which the radiation is confined. क्या करेंगे हम अब? for example, सोर्स से जो है वो बहुत सारी रेडिएशंस आ रही हैं, राइट? अब हमको क्या करना है, इनको कन्फाइन करना है. तो या तो हम यूजुअली मिरर लगाते हैं, राइट, या फिर हम लेंसेज लगाते हैं. तो क्या होगा, ये वाली जो लाइन्स है वो यहाँ पे कन्फाइन होगी. बट क्लिस्ट्रॉन से जो रेडिएशंस आती हैं उनको कन्फाइन करना मिरर्स और लेंसेज के थ्रू नहीं कर सकते हम, इसलिए हम यहाँ पे वेव गाइड्स यूज़ करते हैं. सो इंस्टेड ऑफ दिस वी विल यूज़ दी वेव गाइड्स विच आर नथिंग बट दी हॉलो ट्यूब्स. ठीक है, किसके? कॉपर या फिर सिल्वर के हॉलो ट्यूब्स हैं जिसका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो होता है. सो दिस विल हेल्प अस टू कन्फाइन दी रेडिएशंस, राइट, टूवर्ड्स दी सैम्पल. ओके, सो इनका फोकसिंग जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, इसलिए हम यूजुअली वेव गाइड्स जो हैं इनको बेंड भी कर सकते हैं या फिर इनको टेपर्ड भी हम कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट कम्स इज दी सैम्पल एंड दी सैम्पल स्पेस. ओके, सो नाउ सैम्पल जो है वो क्या है? सैम्पल स्पेस इज नथिंग बट इट इज़ अ प्लेस वेयर वी कीप दी सैम्पल. ठीक है. सो यहाँ पे द सैम्पल इज प्लेस्ड इन अ पीस ऑफ इवैक्यूएटेड वेव गाइड विच इज क्लोज्ड एट बोथ द एंड्स बाय द माइका विंडोज. ओके, सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इवैक्यूएटेड वेव गाइड है. वेव गाइड जैसा होता है ना हॉलो ट्यूब, वैसा ही यहाँ पे एक ट्यूब होता है जिसके दोनों एंड्स जो हैं वो माइका विंडोज से क्लोज किए जाते हैं. थिन माइका विंडोज से हम उसको क्लोज करते हैं, राइट? उसको एक छोटी सी ओपनिंग होती है, राइट? वहाँ से हम क्या करेंगे, सैम्पल जो है वहाँ इनपुट करेंगे. ऑल्सो उसके अंदर थोड़े से होल्स भी रखते हैं ताकि जो भी इवैक्यूएशन प्रोसेस है वो अच्छे से हो, राइट? Okay, so here you can see the sample is placed in a piece of evacuated waveguide which is closed at both the ends by the thin mica windows. Round holes are made in the tube for evacuation process and for introduction of the gas under test. Right? जो भी हम सैम्पल का टेस्ट कर रहे हैं वो गैसियस स्टेट में रहेगा. सो उसको अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए हम छोटे छोटे होल्स वहाँ पे रहेंगे.
ठीक है. द प्रेशर ऑफ द गैस इज एडजस्टेड टू मेक द एब्जॉर्प्शन लाइन शार्प. अब जो हमारी एब्जॉर्प्शन की पीक्स हैं उसको शार्प करना है तो हम प्रेशर गैस का जो प्रेशर है उसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं. द सैम्पल मस्ट बी इन द गैसियस स्टेट फॉर स्टडिंग द माइक्रोवेव रीजन. तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है. अगर आपको माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी मॉलिक्यूल की, सो इम्पॉर्टेंट है कि वो गैसियस स्टेट में ही हो. Right? The pressure of the order of 0.1 mm of mercury are generally required to give the absorption spectra. है ना. सो अगर आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा चाहिए तो हम प्रेशर जो है वो कितना चाहिए 0.01 mm Hg. राइट. एंड अगर आपको सॉलिड और लिक्विड सैंपल्स जो हैं इनका अगर टेस्ट करना, इनको अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट द वेपर प्रेशर ऑफ दीज सब्सटेंसेज आर अबव दैट ऑफ द 0.01 mm ऑफ मर्क्यूरी. राइट. ये इतनी कंडीशंस आपको ध्यान में रखना है. सो सैंपल और सैंपल स्पेस के लिए हमारे पास एक हॉलो ट्यूब है जिसको दोनों भी साइड से हमने थिन माइका विंडोज लगा के बंद किया है और उसको एक होल है ताकि आपका इवैक्यूएशन प्रोसेस अच्छे से हो और आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द सैंपल भी अच्छे से हो. इसके बाद में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो आपका सैंपल है वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए. Then comes the detector. So here we usually use a quartz crystal. So quartz crystal is generally used as a detector over here, right? It is mounted on a cartridge which is made up of the tungsten whisker held in a point contact with the crystal, right? So there is a place where the detector is being placed, right? So it is placed on the cartridge, tungsten cartridge, right? And here we use usually the quartz crystal. क्वार्ट्ज क्रिस्टल के जगह आप सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर भी यूज़ कर सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट वेरी एक्यूरेट. अच्छे रिजल्ट जो हैं वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल से आते हैं, इसलिए यूजुअली क्वार्ट्ज क्रिस्टल का यूज़ यहाँ पे किया जाता है. देन लास्ट कम्स इज दी स्पेक्ट्रम एनालाइजर. सो स्पेक्ट्रम एनालाइजर जो है इट कंसिस्ट ऑफ एन एम्पलीफायर ऑफ डिटेक्टेड एनर्जी. राइट. हमारे पास से जो भी रेडिएशंस हमारे पास आ रही हैं, राइट, उसका एम्पलीफाइड एनर्जी जो है वो टेस्ट किया जाता है यहाँ पे. ठीक है. सो स्पेक्ट्रम एनालाइजर इट कंसिस्ट ऑफ द एम्पलीफायर ऑफ डिटेक्टेड एनर्जी एंड एन इंडिकेटर विच मे बी आइदर अ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप और अ पेन और एन इंक रिकॉर्डर. है ना. सो या तो आपके पास ऑसिलोस्कोप रहेगा जहाँ पे ऑटोमेटिकली एक चार्ट बनेगा, या फिर एक पेन और इंक रिकॉर्डर का सेटअप रहेगा जो इन एम्पलीफाइड फ्रीक्वेंसीज जो भी हमारे पास रेडिएशंस आएंगी उसके अकॉर्डिंगली ये ऑसिलोग्राफ या फिर ये पेन और इंक जो है वो मूव करेंगे और हमको एक स्पेक्ट्रा देंगे. ठीक है. सो द वाइब्रेशंस एमिटेड बाय द क्वार्ट्ज क्रिस्टल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक सिग्नल व्हिच इज एम्पलीफाइड एंड देन डिस्प्लेड एज अ पैटर्न ऑन द ऑसिलोस्कोप स्क्रीन. सो जो भी वाइब्रेशंस हमको मिलेंगे डिटेक्टर से, दैट इज क्वार्ट्ज क्रिस्टल से जो भी हमको वाइब्रेशंस मिलेंगे वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करेगी. अब हो सकता है कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बहुत ही ज़्यादा शार्प ना हो, इसलिए हम उसको एम्पलीफाई करेंगे. राइट. और ये जो भी एम्पलीफाइड सिग्नल्स हैं दिस विल बी डिस्प्लेड एज अ पैटर्न. एक पैटर्न, एक स्पेक्ट्रा की तरह हमको दिखेगा जो या तो ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन पे दिखेगा या फिर पेपर पे दिखेगा जहाँ पे पेन और इंक के थ्रू वो रिकॉर्ड हो रहा है. ठीक है. सो नाउ इट्स टाइम टू सी द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर स्पेक्ट्रोमीटर. सो सी हियर यू कैन सी हियर वी हैव the microwave radiation source, that is the, what is it? It is a reflex klystron. Then here we have a waveguide. So here you can see it is a hollow tube kind of thing, right? And then we have a sample cell जहाँ पे हम sample जो है वो inject करेंगे, right? And then here we have a modular. Modular is nothing but the, yes, like we can say that here we have this we can say that the beams are being ट्रांसफर्ड और इट इज़ बीइंग रेगुलेटेड. है ना. जो भी उसमें से बीम्स आ रही हैं वो डिटेक्टर के को जाएगी मॉड्यूलेटर के थ्रू. right? And then it will go to the detector. Detector is nothing but the quartz cell. अब डिटेक्टर से जो भी हमको सिग्नल्स आएंगे वो एम्पलीफाई होके इस तरह या तो ऑसिलोग्राफ पे ऐसे स्क्रीन पे हमको ऐसा कुछ पैटर्न दिखेगा या फिर यहाँ एक पेपर रहेगा और उसके पेन और इंक के थ्रू हमको ऐसा कुछ पैटर्न मिलेगा. राइट? So this is all about your microwave spectrophotometer.
Okay, now let us talk about the working. How does this works? Okay, so what is happening here? Monochromatic radiation आ रही है of various wavelength of the microwave region. कहाँ से? Klystron valve से, right? And they are allowed to pass through the sample space containing the gaseous sample of the substance under investigation. So source है हमारे पास. source से बहुत सारी अलग अलग wavelength की radiations वेव गाइड से होते हुए सैम्पलर या फिर सैम्पल स्पेस तक जो है वो आ रही हैं. देन द रेडिएशंस आर मेड टू कंडक्ट अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर ट्यूब कॉल्ड एज द वेवगाइड. बराबर, उसमें से होते हुए वो आ रही हैं. आफ्टर दिस द रेडिएशंस आर रिसीव्ड बाय द क्वार्ट्ज क्रिस्टल डिटेक्टर विच इज सिचुएटेड एट द फार एंड ऑफ द वेवगाइड. है ना, एंड पे क्या है हमारे पास? क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, डिटेक्टर है. सो जैसे ही ये रेडिएशंस जो हैं उस डिटेक्टर के पास जाएंगे वैसे ही क्या होगा? इट विल वाइब्रेट एंड इट प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिकल सिग्नल जिसको हम एम्पलीफाई करेंगे एम्पलीफायर की हेल्प से, एंड देन दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन द ऑसिलोस्कोप स्क्रीन. Right? The pattern obtained on the chart or on the screen of oscillograph enables one to determine the frequency or the range of frequencies of the detected microwave radiation. ठीक है, जिस भी फ्रीक्वेंसी पे आपको पीक मिलेगी उससे आप एनालाइज कर सकते हैं कि उस मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है एक्चुअली, राइट? कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं. सो दिस, ये जो डेटा है इसको आप रिकॉर्डेड डेटा से मैच करेंगे और फिर आप उसको एनालाइज करेंगे या फिर प्रेडिक्ट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, जो भी है. सो आई शो यू अ चार्ट जहाँ पे we will get the values of the different bonds. Okay, so now here you can see we have different molecules and we have different bonds and their radius. Okay, so now here see we have an HCN molecule. तो यहाँ पे हमारे पास दो bonds हैं, CH और CN. So CH bond की frequency है CH bond का radius जो है that is 1.063 angstrom and CN का है 1.15. So इस तरीके से हमारे पास अलग अलग मॉलिक्यूल्स के या फिर अलग अलग बॉन्ड्स जो होते हैं उसके रेडियस जो है हमारे पास है. तो यहाँ से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल की हम स्टडी कर रहे हैं, जिस मॉलिक्यूल को हम पढ़ना चाह रहे हैं उसमें एक्चुअली कौन से बॉन्ड्स जो है वो प्रेजेंट हैं. इट ऑल्सो गिव्स अस द डेटा अबाउट द बॉन्ड एंगल्स ऑल्सो, है ना, कितने डिग्री का बॉन्ड एंगल है, वहाँ से भी हम पता कर सकते हैं. इसके बाद वाले लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी. Okay, so I hope you guys are very much clear with what is the Stark effect. How does the spectrophotometer looks like? Looks like मतलब diagrammatic representation. कौन से parts होते हैं उसमें, right? And then what is the working? Okay, so Stark effect is nothing but the splitting or shifting of the rotational lines in the presence of the strong external electric field, right? वो हो गया आपका Stark effect. Then you have different important essential parts of a spectrophotometer, that is the source, then you have a waveguide, you have the sample space and you have a detector, and then you have an oscillographer बोल सकते हैं या फिर oscilloscope बोल सकते हैं, या फिर you have a pen and a recorder जिसको हम बोलते हैं sample analyzer. Okay, these are the certain things we have discussed today. I hope you guys have understood. So thank you for listening to the lecture. Bye bye.